नमस्कार छात्र छात्राओं। द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम प्रथम पेपर पढ़ रहे हैं जिसका तीसरा यूनिट प्रादेशिक भूगोल का हम पढ़ रहे हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए को हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके कुछ बिंदु हमने पहले अध्ययन कर लिए थे। आज हम इसकी जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। यूएसए की जो जनसंख्या है उसके बारे में एक विशेष बात यह है कि यूएसए में रहने वाले अधिकतर लोग वहाँ के मूल निवासी नहीं है। 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ वहाँ का जो पश्चिमी यूरोप के देशों का जो प्रवास है, उसके कारण वो देश बसने लगा। इससे पहले कुछ जो आदिवासी जो है वहाँ पर निवास करते थे, जिनको रेड इंडियंस कहा गया। कोलंबस ने जब इस देश की खोज की, हालांकि कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की थी, उसने वेस्ट इंडीज यानी जो द्वीप समूह है, क्यूबा, जमैका, हैटी, होंडुरास, जो छोटे छोटे द्वीप समूह है, उनकी खोज की थी। उस के बाद उस तरफ बसावट होने और जमीन होने का पता लगा कि यूरोप की पूर्व में नहीं पश्चिम में भी बसावट है और स्थान है। इससे पहले विश्व के लोगों को उस तरफ कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद कई सारे नाविक इस तरफ आने लगे और उन्होंने दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की खोज की। अमेरिको वेस्पुकी नामक जो नाविक था, उसको श्रेय जाता है अमेरिका की खोज का, और उन्हीं के नाम पर अमेरिका का नामकरण हुआ। तो ये जो दो अमेरिका है हमारे पास, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, इनका अधिकतर जो जनसंख्या है वो यूरोप से आने वाले लोगों द्वारा बसाई गई और उनके द्वारा ही यहाँ पर जनसंख्या का विस्तार हुआ। 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य जो पश्चिमी यूरोप से लोग आकर यहाँ पर बसे, और 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच भी कई सारे बड़े बड़े संख्या में प्रवास यहाँ पर हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी कई सारा प्रवास यूरोप से अमेरिका की तरफ हुआ। आज भी लगातार पूरे विश्व के आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर और कई तरह के विशेष योग्यता रखने वाले लोग अपने रोजगार और कार्य के लिए वहां जाते रहते हैं, और प्रवास की प्रक्रिया आज भी चल रही है। 2017 का जो आंकड़ा हमारे पास मौजूद है, उसके हिसाब से 32.4 करोड़ जनसंख्या अमेरिका की है, जिसका जो घनत्व है वो 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि यह देश बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए घनत्व की दृष्टि से तो हम इसमें कम घनत्व वाले देशों में ही रख सकते हैं, परंतु इस देश में जनसंख्या कुछ सीमित क्षेत्रों में रहती है, जिसमें जो पश्चिमी तट और जो महान झीलों का पूर्वी तट और महान झीलों का जो क्षेत्र है, वहीं पर ज्यादातर जनसंख्या का संकेंद्रण देखने को मिलता है। यहाँ की जो प्रजनन दर है 1.88 है, और इस देश की 83% जनसंख्या नगरों में रहती है, यानी कुल 34 करोड़ में से 27 करोड़ लोग नगरों के अंदर निवास करते हैं, यानी अधिकतर जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 4.3% लोग यहाँ पर निवास करते हैं, और इस स्थिति में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है। अब जो मेन जनसंख्या का जो क्षेत्र है वो उसका जो पूर्वी भाग है, जिसमें हम मैन राज्य से देख लेते हैं, मैनहट्टन वाला। मैन राज्य से फ्लोरिडा तक 1500 से 1600 किलोमीटर की लंबी एक पट्टी है, और इस पट्टी की चौड़ाई करीब 50 से 100 किलोमीटर है। यह पट्टी पूरे अमेरिका की 50% जनसंख्या अपने अंदर सीमित रखती है, यानी आधी जनसंख्या पूर्वी तट के आसपास निवास करती है। इसके बाद जो दूसरा संकेंद्रण महान झील वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा है, उसके पूर्व में ही अधिकतर जनबसाव दिखता है, पश्चिम में जनबसाव बहुत कम है। मध्य जो अमेरिका है और पश्चिमी अमेरिका वो लगभग जनशून्य है। पश्चिम में भी जो तटीय इलाका है, जो कैलिफोर्निया वाला जो इलाका है, वो अब बसता जा रहा है, और पश्चिमी तट के आसपास एक बहुत पतली सी पट्टी है, क्योंकि पश्चिम तट के एकदम निकट ही पर्वत श्रृंखलाएं शुरू हो जाती है। कॉस्केट, सियरा नेवादा और रॉकीज पर्वत श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है, जो बहुत ही कम बसी हुई है। इससे और तट के बीच में एक पतली सी पट्टी बनती है मैदान की, और उस पट्टी में भी जन बसाव प्रारंभ हो गया है। तो हम तीन बड़े बड़े क्षेत्र हैं हमारे पास। सबसे बड़ा क्षेत्र तो जो पश्चिम की पूरा पूर्वी तट है हमारा, मैनहट्टन से फ्लोरिडा तक, उसके बाद महान झील का क्षेत्र, और उसके बाद पश्चिमी तटीय क्षेत्र। ये तीन पैचेस जो हैं वही अमेरिका की अधिकतम जनसंख्या को अपने अंदर समाये हुए हैं, और बाकी जो सारा क्षेत्र है या तो जनशून्य है, वीरान पड़ा हुआ है, या वहाँ पर कृषि की जाती है बड़े बड़े फार्म हाउस बनाकर। तो इस तरह से जनसंख्या का जो वितरण है वो हम देखते हैं यहाँ पर। अब जो ये जनसंख्या बढ़ी है उसका कारण क्या है, ये आप 16वीं शताब्दी से पहले तो ये बहुत ही कम छोटे छोटे पैचेस में कुछ संख्या में आदिवासी रहते थे। तो ये बढ़ना शुरू हुई, वो सब प्रवास से हुई, यानी यहाँ से जो यूरोप से जो लोग आए सबसे पहले, तो क्योंकि यूरोपीय लोग सबसे पहले यहाँ आकर बसे, उसके बहुत बाद में
18वीं शताब्दी के बाद दूसरे एशिया के और अलग अलग देश वहाँ बसने लगे। ज़्यादातर जो थे वो यूरोप के लोग वहाँ जाकर बसे। तो यूरोपीय लोगों का बसावट वहाँ 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई और बड़े स्तर पर यूरोपीय लोग वहाँ बसने लगे और उन्होंने यूरोप की तर्ज पर विकास वहाँ पर किया। एक न्यू इंग्लैंड राज्य का तो नाम ही इंग्लैंड पर पड़ा, वहाँ पर इंग्लैंड के निवासी उन्होंने बसे और उन्होंने उसका नाम न्यू इंग्लैंड रख दिया, यानी वापस एक नया इंग्लैंड उन्होंने बसा दिया। तो बड़े पैमाने पर यूरोपीय लोग यूरोपीय कल्चर और यूरोपीय तकनीक विकास को लेकर वहाँ पर आए और यहाँ पर बसने लगे। उसके बाद वो लोग अफ्रीकी लोगों को, एशियाई लोगों को मजदूरी के लिए वहाँ पर लेकर आए, क्योंकि यूरोपीय लोग जब वहाँ बसे तो उन्हें काम करने की बहुत ज़्यादा या शारीरिक श्रम करने की आदत नहीं थी और बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र था जहाँ पर श्रमिकों की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि उनको अपने खेत बनाने के लिए, कारखाने चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता थी और सस्ते श्रम की आवश्यकता थी। इसको पूरा करने के लिए उन्होंने दास जो लेकर आए, वो दास अधिकतर अफ्रीकी देशों से लेकर आए और उनको दास बनाकर उनसे खेती और दूसरे कार्य वो करवाते थे। एशिया से भी कई बड़े पैमाने पर लोगों को वहाँ पर ले जाकर बसाया गया और वहाँ से उनको काम करवाया गया और अब वो वहीं के निवासी बन चुके हैं। और बाद में एक इब्राहिम लिंकन ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जिससे वहाँ पर दास प्रथा का उन्मूलन हुआ और उन्होंने उस देश की स्वतंत्रता और दास प्रथा को दूर करने के लिए बहुत काम किया। तो प्रवास वहाँ की सबसे बड़ा रीजन था। फिर वहाँ विवाह दर बढ़ी, वहाँ लोगों को विकास मिला, लोगों को रोजगार के अवसर मिले, तो लोग वहाँ आने लगे और वहाँ विवाह विवाह करके वहाँ बसना प्रारंभ कर लिया। यानी यहाँ वहाँ के व्यक्ति से अगर आप विवाह कर लोगे तो आपको वहाँ पर रहने की परमिशन मिल जाएगी। तो इस तरह से विवाह दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कम उम्र की स्त्रियां वहाँ आकर काम के खोज में वहाँ पर विवाह करके रहने लगी। जन्म दर बहुत अधिक थी और मृत्यु दर कम थी। जन्म दर इसलिए अधिक थी कि वहाँ पर जो दूसरे श्रमिक थे वो उनको अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, उनसे ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करवाए जाते थे ताकि वो उनके लिए श्रम की पूर्ति कर सके। तो ऐसी स्थिति में शुरू में जन्म दर पर बहुत ज़्यादा अनियंत्रित रूप से बढ़ी, मगर मृत्यु दर कम थी क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण मृत्यु दर उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो ये 3 जो पैचेस हैं जिसमें सारा जनसंख्या का वितरण आपको देखने को मिलता है अमेरिका में, वो बिल्कुल अनइवन है, बहुत ज़्यादा अर्बन सेंट्रिक है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेंट्रिक है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के आसपास जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ आपको जनसंख्या का घनत्व मिलता है, जहाँ अर्बनाइजेशन है वहाँ आपको जनसंख्या का घनत्व मिलता है, और जहाँ पर खेती हो रही है, जहाँ खेत है, यानी जैसे मध्य अमेरिका है जहाँ खेती हो रही है, वहाँ बहुत ही विरल जनसंख्या है। जो खेतों के मालिक है वो भी वहाँ नहीं रहते, वो भी कुछ श्रमिकों को रख के उन्हीं से अपना काम करवाते हैं और या फिर वो अपना एक फार्म हाउस बना के रहते हैं, उसके अंदर मशीनों द्वारा सारा काम करवा लेते हैं। तो वहाँ छोटे छोटे रर्बन्स, रर्बन्स एक नया शब्द वहाँ ये निकल के आया जिसका मतलब होता है रूरल और अर्बन की मिक्स एक कम्युनिटी, जिसको रर्बन कहा गया। तो ऐसे छोटे छोटे रर्बन्स बने। रर्बन्स के अंदर जो ऐसे क्षेत्र जहाँ खेती होती थी वहाँ पर एक हाईवे के ऊपर एक थोड़ा सा रेस्टोरेंट बन जाता था, छोटी सी होटल मोटेल जिसे वो कहते थे वो बना देते थे और कुछ लोग वहाँ आसपास रहने लगते थे जो अपनी आवश्यकता के लिए, वो छोटी मोटी वहाँ दुकानें भी होती थी जिससे वो अपनी चीज़ें खरीद सकते थे, और वो वही लोग होते थे जिनके आसपास फार्म हाउस होते थे यानी बड़े बड़े खेत होते थे। तो वो लोग वहाँ पर उस पेट्रोल पंप और ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें वहाँ हाईवे पर वो इकट्ठी हो जाती थी और एक छोटी सी 5-7 घरों की एक छोटी सी लोकेलिटी बन जाती थी जो धीरे धीरे बड़ी बड़ी होकर छोटा सा गांव जैसा क्षेत्र होता था, परंतु वो गांव ना होकर, क्योंकि वो प्राइमरी एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता था, उनके खेत होते थे जो मजदूरों द्वारा कार्य किए जाते थे और वो लोग उस हाईवे के आसपास अपने मकान बना के रहते थे जिसको रर्बन्स कहा गया, जिसमें रूरल अर्बन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स देखी जा सकती थी। इस तरह के छोटे छोटे रर्बन्स वहाँ पर हाईवे पे बने और इस तरह के आज भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रर्बन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से एक अलग तरह की बसावट वहाँ बनी, क्योंकि वो एक खुला क्षेत्र था, नया क्षेत्र था जिसमें पहले की कोई भी मार्किंग नहीं थी, यानी पहले कोई ऐसी बसावट नहीं थी जिसको आप एक्नॉलेज कर सको। तो सब कुछ उनको एक खाली कैनवस की तरह मिला और उस पर यूरोपियन लोगों ने अपनी इच्छा से और अपनी सुविधा से उस पर पेंटिंग की, उस पर अपना कल्चरल लैंडस्केप डेवलप किया और अपनी नीड्स के हिसाब से एक अर्बन सोसाइटी का डेवलपमेंट किया, एक अर्बन लैंडस्केप का डेवलपमेंट किया और उस अर्बन लैंडस्केप के ऊपर एक विकसित विकासशील देश की आधारशिला रखी और आज भी वो विश्व के विकसित और औद्योगिक दृष्टि से संपन्न और पावरफुल देशों की श्रेणी में पहले नंबर पर खड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के जो हमारी जनसंख्या की है, तो कुल मिलाकर 34 करोड़ जनसंख्या है जिसमें 83% नगरीय है। तो ये वहाँ की जनसंख्या का मूल है। तो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन यही है कि आप 3 पॉकेट्स में ये बटा हुआ है, पूर्वी तट,
झील क्षेत्र और आपका पश्चिम का छोटा सा तटीय इलाका, ये तीन वहाँ पर अर्बन पॉकेट्स आपको देखने को मिल जाती है। अगली कक्षा में हम इसी अमेरिका की जो अर्बन जो पॉकेट्स हैं, जो कोनर्वेशंस हैं, उनके बारे में बात करें। धन्यवाद।